मैकेनिकल हेडिंग है ये, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और इसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, हेडिंग दीजिए सिर्फ। नया चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक बॉडी जानते हैं आप लोग, ठीक है? तो इलास्टिक मटेरियल कैसा मटेरियल होता है, या इलास्टिक बॉडी कैसा बॉडी होता है, कैसा बिहेव करता है? वो स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने के बाद, स्ट्रेच होने के बाद क्या होता है? आ ठीक है, और बताइए। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, वो तो एलोंगेशन में होगा तब। आज फिर नहीं तो फिर अपने हिस्से पे आ जाएगा। देखते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करता है कि नहीं। सरफेस एरिया इंक्रीज होने में साथ साथ क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज भी तो करेगा। ठीक है, हेडिंग दे दी आप लोग, ध्यान से समझिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये चीज यदि आगे जाकर, यदि आपने गलती से इंजीनियरिंग लिया और इंजीनियरिंग में मैकेनिकल और सिविल लिया, तो मैकेनिकल से तो मैकेनिकल ही नजर आ रहा है। ये सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है हम लोग को, पूरा कंप्लीट एक पेपर पढ़ना होता था। एक पेपर मतलब आपको 11 और 12 मिला करके जितना फिजिक्स में पढ़ना है ना, वो एक पेपर में है, उससे उससे कई गुना ज्यादा। ठीक है, इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करना होता है हम लोग को। आप लोग उतना डीप में नहीं जाना फिलहाल के लिए, बहुत इजी रखा गया है टॉपिक, बहुत डिफिकल्ट नहीं रखा गया है, इसलिए आपको आराम से समझ में आएगा। इसमें जो जो पॉइंट्स को समझना है स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ताकि हम समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में करना क्या है। अदरवाइज क्लासिकल मैकेनिक्स इसको जोड़ दीजिएगा तो खिचड़ी हो जाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ और करते हैं, यहाँ कुछ और करते हैं। ठीक है, जैसे आप हमको एक छोटा सा एक क्वेश्चन का जवाब देके बताइए मुझे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है किसी सॉलिड का, मतलब सॉलिड का मैकेनिकल बिहेवियर कब हमें देखने को मिलेगा? किसी सॉलिड का मैकेनिकल बिहेवियर कब हमको देखने को मिलेगा? बेसिकली तो ये उसी को एग्जांपल दे रहा है, बोलिए कब मैकेनिकल बिहेवियर देखने को मिलेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मैकेनिकल बिहेवियर हमको तब देखने को मिलेगा जब उस बॉडी पर फोर्स लगेगा। ठीक है, बॉडी पर फोर्स लगेगा, उसके शेप एंड साइज में या कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं उसमें चेंजेस आएगा, और जब हम फोर्स रिलीज करेंगे वहां से, तो उसके शेप एंड साइज या कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आया था उसके बाद वो क्या रिस्टोर कर पाता है या नहीं कर पाता है, इन सारे चीजों का, इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उस सॉलिड का कहेंगे। ठीक है, अब उसमें यह है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह पर बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लगता। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि बॉडी पे नेट फोर्स लगा, बॉडी पे नेट फोर्स लगा, जिस कारण से बॉडी उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा बॉडी डिस्प्लेस हुआ, या जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुआ। ऐसा होता है क्या? मान लीजिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नेट फोर्स लगा है लेकिन बॉडी मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में? क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल आप चला रहे हैं मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, आप पैडल पर प्रेस लगा रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं पैडल पर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आप मोशन कर रहे हैं। सपोज 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आप मोशन कर रहे हैं, और आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई किया तो बॉडी पर यानी कि आपके साइकिल पर नेट फोर्स लगा, तो सिस्टम पे जो फोर्स लगा वो फोर्स किधर लगा, पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में? तो नेगेटिव एक्स में लगा। तो क्वेश्चन ये है कि बॉडी पर फोर्स नेगेटिव एक्स में लग रहा है नेट फोर्स, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस तो पॉजिटिव एक्स में कर रहा है। तो ये पॉसिबल है कि बॉडी पर फोर्स जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बॉडी का इनिशियल स्टेट क्या है। यदि बॉडी रेस्ट पर है
तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जिधर नेट फोर्स है। यदि बॉडी मोशन ऑलरेडी कर रहा है तो ये देखना होगा कि मोशन का डायरेक्शन क्या है, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है। यदि मोशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा तो बॉडी का मोशन में स्पीड बढ़ जाएगा, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। यदि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है तो बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, चेंजेस आएगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि बॉडी का मोशन पॉजिटिव एक्स या किसी और एक्सिस में हो रहा है और बॉडी पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये पॉसिबल है। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो क्या बॉडी मोशन में होगा? यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो क्या बॉडी मोशन में हो सकता है? कोई एग्जांपल है आपके पास? वेरी गुड। मोशन वेलोसिटी से मूव करेगा, बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, मोशन में तो हो ही सकता है। ठीक है, जो हम लोग क्या बात करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, जो भी उसका स्टेट है वो मेंटेन रहेगा। अब वो जो भी स्टेट है कब तक मेंटेन रखेगा? जब तक कि नेट फोर्स, एक्सटर्नल कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा। एक्सटर्नल नेट फोर्स मतलब कोई सम मिलकर कुछ वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू विल नॉट बी जीरो। यदि वो सम वैल्यू ऐड होकर के जीरो हो रहा है, इट मींस द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि जीरो नहीं है। उस केस में बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन नहीं रख पाएगा। यदि रेस्ट पर है तो मोशन करेगा, और यदि मोशन कर रहा है तो वो रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा या स्पीड बढ़ जाएगा। यदि नेट फोर्स मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है तो स्पीड बढ़ेगा। आप चल रहे हैं, पीछे से कोई आपको धक्का दे देगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कि एक बाइक जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, पीछे एक कार जा रहा है 15 आ रहा है सेम डायरेक्शन में। बाइक भी जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में और कार भी जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। बाइक का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और कार का स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, तो वो बाइक को हिट कर सकता है। तो बाइक को हिट करेगा तो बाइक का स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं, कि गिर जाएगा? वो गिर जाएगा। कभी ऐसा देखे है कोई आदमी बाइक वाला है और एक पैर ना वो ठेला पे लगाया हुआ है, ठेला वाला आगे बढ़ रहा है, ऐसा देखे है ना? तो क्या कर रहा है बेसिकली, वो जो उसका जो ठेला है उसका स्पीड को बढ़ा रहा है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, उसका स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो उस पर लग रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में उसका स्पीड है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। और मान लीजिए कभी ऐसा हुआ हो आपके जीवन में, और यदि ऐसा भविष्य में होगा तो आप याद कीजिएगा। मान लीजिए कि एक ट्रक आ रहा है बहुत बहुत स्लो स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है एकदम धीरे धीरे, और आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे रोक लें उसको, तो रुक जाएगा क्या? हाँ, आप चपटा हो जाइएगा। होगा ऐसा? तो क्या हुआ? जितने भी लोग लेट आने वाले हैं उनसे सविनय निवेदन है, अरे सुनो, खड़ा हो जाओ पहले तुम। जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे निवेदन है कि टाइम पे आए, नहीं तो हम टाइम खराब कर देंगे आपका, समझे? यही तो तलाश थी मुझे। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, अच्छे से समझना है इसको। और ये समझ जाइएगा फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग एंटर कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम पहले भी डिस्कस किए कि ये तब हमको समझ में आएगा, हम उसके बिहेवियर को तब जानेंगे जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। और कब कब एक्सटर्नल फोर्स लगने से क्या क्या होगा हम अभी थोड़ा सा वही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब हम उसके आगे ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस केस में क्या होगा। इस केस में बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी हम लोग मैकेनिकल बिहेवियर या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, इसमें नेट फोर्स कह लीजिए बॉडी पे 0 होगा। क्या ये कहना सफिशिएंट है? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? तो क्या ये कहना सफिशिएंट है कि नेट फोर्स बॉडी पे 0 होगा? इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पढ़ रखा है काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ रखा है सब लोगों ने? ठीक है, पढ़ रखा है ना? नहीं पढ़ रखा है
तो क्या आप उन्हीं सपना देखने में वाले लोगों में से एक हैं कि सर 11th मेरा कैसे भी चला गया, 12th जबरदस्त बना दीजिए मेरा? हम क्या, मेरे गुरुजी भी आके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो बनना आपके हाथ में है। जिस स्टूडेंट का 11th ठीक से नहीं हुआ है कुछ कुछ चैप्टर्स, उनको 12th में दिक्कत आएगी। अभी तो हम लोग 11th के ही पोर्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर यदि हम बात करेंगे कि द नेट फोर्स, अभी हम लोग बेसिक्स का बात कर रहे हैं पहले, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। तो इसका मतलब यह है कि बॉडी नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है कि बॉडी डायनेमिकली स्टेबल है। मतलब बॉडी पे नेट फोर्स 0 होने का मीनिंग ये हुआ कि बॉडी का एक्स एक्सिस पर नेट फोर्स 0, वाई एक्सिस पे नेट फोर्स 0। हम 2D प्लेन ही की बात कर रहे हैं, जेड एक्सिस की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो नेट फोर्स 0, लेकिन बॉडी पर नेट फोर्स 0 होने के बावजूद बॉडी मोशन कर सकता है, और वो मोशन उसका रोटेशनल मोशन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसके में भी आएंगे। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कहने का मतलब ये, छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, आपके दिमाग में ज्यादा एप्रोप्रिएट इमेज बनाएगा वो। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है, रॉड है, ये हम एक एग्जांपल ए ले रहे हैं। इसमें क्या हुआ, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसको कहते हैं, मैंने डिस्कस किया था पहले। द एक्सिस विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई जरूरी नहीं है, बॉडी यदि वाई एक्सिस में रहा तो मान लीजिए रॉड ऐसे है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका एक्सिस जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा। उसके लेंथ के अलोंग जो एक्सिस होगा, दैट एक्सिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो बॉडी के लेंथ के अनुसार होगा। जैसे आज आप लोग कभी भी, मतलब ब्रेड जो आप लेते हैं जिसमें स्लाइस बना होता है, ब्रेड ब्रेड किस शेप का होता है जनरली? आ स्क्वायर होता है। स्लाइस का नहीं, ब्रेड की बात कर रहे हैं, पूरा ब्रेड। क्यूबाइड, क्यूबाइड का क्या प्रॉपर्टी है? क्यूबाइड का क्या प्रॉपर्टी है? आ? आ? बताइए क्यूबाइड का क्या प्रॉपर्टी है? अरे क्यूबाइड का क्या प्रॉपर्टी है? किसी को नहीं पता? साक्षी, अच्छा क्यूबाइड कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो ये मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो क्यूबाइड है? थ्री डायमेंशनल शेप का तो स्फेयर भी है, स्क्वायर भी है, मतलब क्यूब भी है, और मतलब और भी सिलिंड्रिकल बॉडी भी है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये बॉडी हमारा क्यूबाइड होगा? क्यूबाइड बॉडी का कोई एग्जांपल और अदर? हाँ बोलो। बुक क्यूबाइड है, और कौन? फोन है, और कहां ये कहानी कहां चली जाती है? ऐसा होगा? आ? ये क्यूबाइड शेप का लग रहा है। तो क्यूबाइड में ये मान लीजिए लेंथ ए है, तो ये लेंथ ए हो सकता है क्या? आ? नहीं भी हो सकता है। और ये लेंथ को हम सी मान लेते हैं। तो एक हो सकता है ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। एक हो सकता है ए विल नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, ये भी क्यूबाइड हो सकता है। इसमें अंतर यह है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो स्क्वायर होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। ऐसे में एग्जांपल है जैसे ब्रिक जो हम देखते हैं, ब्रिक ईट, ईट देखा है आपने? तो ईट की जो उसका जो विड्थ होगा वो 5 इंच का होता है, हाइट 3 इंच का होता है, और उसका लेंथ जो होता है वो 10 इंच का होता है।
तो वो इस केस में आ जाएगा। हम लोग जो बात कर रहे थे ब्रेड का, जिसमें कि मान लीजिए 10 स्लाइस है, उसका 10 स्लाइड से मिलकर के बना एक ब्रेड, तो ब्रेड में जनरली क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो वो इस केस में आ जाएगा। दोनों ज्योमेट्री को हम क्यूबाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए इस क्यूबाइड में इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगा, तो क्यूबाइड का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो सकता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मान लीजिए कि सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो सिलिंड्रिकल बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो क्या ये जो सिलिंड्रिकल रॉड है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा ये, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इमेजिनरी होता है या रियल होता है, इमेजिनरी होता है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो इसको हम वाई एक्सिस ले सकते हैं क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर इस केस में भी ट्रांसवर्स एक्सिस हो सकता है, इसको यदि हम एक्स एक्सिस लें तो ये वाई एक्सिस होगा, इसी को क्या बोलेंगे, बोलेंगे। तो क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, कह सकते हैं ना। ये ध्यान में रखना है, आगे इसी का यूज होने वाला है। अब क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चले तो एक रॉड है, मान लीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, आगे जाकर के इंजीनियरिंग में टेक्निकल ड्राइंग्स में इस तरह से दिखाया जाएगा। आपको ये देख करके लग जाएगा कि एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, मान लीजिए एल लेंथ का रॉड है, और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया जा रहा है। यदि उसके साइड से देखेंगे, रॉड ऐसे है, रॉड ऐसे, आप फ्रंट से देखेंगे तो लेंथ नजर आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया नजर नहीं आएगा। लेकिन आप यहां से इधर आके देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आएगा। तो कैसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये साइड का एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसमें क्या है कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। इधर मान लीजिए सपोज करें कि 500 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में भी 500 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है। तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, 0 है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, ठीक है। अगला केस है बी केस। बी में आ जाइए, ऑब्जेक्ट सेम वही है, बॉडी सेम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस किस में आया है, तो इसके फोर्स का जो डायरेक्शन है उसमें आया। ये पॉइंट ए है मान लीजिए, और ये पॉइंट बी है। अभी क्या कर रहे हैं कि एक इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर एक फोर्स डाउनवर्ड में 500 किलो न्यूटन लगा, और इसके एक इस पॉइंट पर ये दूरी इस एक्सिस से सपोज मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये दूरी भी 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर भी 500 किलो न्यूटन फोर्स लगा। क्या सेकंड केस में बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन है, फोर्स तो नेट फोर्स लग रहा है ना। देखो एक फोर्स लग रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, 500 किलो न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड में 500 किलो न्यूटन का। तो बॉडी पर नेट फोर्स तो 0 है ही, है कि नहीं। उतना ही अमाउंट का फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, उतना ही अमाउंट का फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। तो ये बॉडी, ये इसको डायनेमिकली की तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट पर है, लेकिन रोटेशनल रेस्ट में नहीं है। रोटेशनल मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, या रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, रॉड रोटेट कर जाएगा, समझ पाए। तो मेरा यही कहना था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी रेस्ट पर है। हाँ, डायनेमिकली रेस्ट पर है किस सेंस में, यदि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करेगा, ना ही वाई एक्सिस मूव करेगा। अब किस एक्सिस के लॉन्ग ये मूव कर सकता है, वो ये इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट को मान लीजिए हम जेड एक्सिस बोलते हैं। ये जेड एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर सकता है, और इसका रोटेशन जो होगा आप फ्रंट से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है। यहां ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम टीई बोलते हैं इसको, ये टीई तो है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी स्टेबल है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो यहां है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन हम जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इसको जनरल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। तो हम इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम ये मान के चलेंगे
मान के नहीं, ये होगा भी कि बॉडी जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम में होगा। जनरल इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा, साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी वो अचीव करेगा, ठीक है। और बॉडी जनरल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो हम यहां पर अब लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आएगा कि इन दिस टॉपिक बॉडी will be in general इक्विलिब्रियम में होगा, और तब हम इसको स्टडी करेंगे। समझ गए इस बात को? ये इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो हमारा पहला का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। टोटल मेरे ख्याल से उसमें 12 या 11 या 12-13 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो आपसे मुझे उम्मीद है कि जिनको डाउट है कि ये टी क्या लिख दिया सर ने, ये आर ई क्या लिख दिया, या टी किसने क्या लिख दिया सर ने, उसमें जाइए, उस प्लेलिस्ट में उसको ओपन कीजिए, उसमें उसके रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, आप उसको देख करके नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। समझ गए? उसमें दिया हुआ है टॉपिक, चैप्टर का नाम है सिस्टम एंड पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, सारा उसमें दिया हुआ है। तब आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने ये समझा है वो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिन्होंने नहीं समझा उसको देख लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं, तो हम लोग इस चैप्टर में जब रहेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सिस्टम किस में होगा, सॉलिड किस में होगा, जनरल इक्विलिब्रियम होगा। जनरल इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशन में इक्विलिब्रियम भी होगा उसके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी अचीव्ड होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी उसका अचीव्ड होगा। यानी कि बॉडी ना ही रोटेट करेगा और ना ही ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तब हम उसको स्टडी करेंगे। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको और डिटेल में हम लिखेंगे यहां पर। इसको रुक जाइए 2 मिनट, 1 सेकंड के लिए यहां पर हम लिख देते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अभी रुक जाइए, फिर आराम से समय देंगे तो बनाइएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से देखिए। समेशन ऑफ, सब लोग ध्यान से देखिए जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, summation of all forces acting in x direction where positive x axis taken as a positive must be 0। समझ पाए? फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। समेशन यानी कि एडिशन, ऑल फोर्सेस इन विच डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वेयर पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेकन एज ए पॉजिटिव। मतलब यदि सारे फोर्सेस का समेशन हम देख रहे हैं किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स भी है, नेगेटिव एक्स भी है। तो हम किसको पॉजिटिव मानेंगे, जो फोर्सेस पॉजिटिव एक्स में लगेगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो नेगेटिव एक्स में लगेगा उसको माइनस मानेंगे। तब हम ऐड करेंगे, तब जाकर के वो जो 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद एक और कंडीशन है, समेशन ऑफ all forces acting in y axis where upward direction taken as a positive is equal to 0। तो ये होगा तो बॉडी किस में होगा, बॉडी इज सेड टू बी, बोलो, इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझ पाए? अब आइए थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखिए, सब लोग यहां पे ध्यान से देखिए। समेशन ऑफ ऑल टॉर्क, टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, बेंच पे खड़ा कर देंगे, हाँ कुछ जरूरी कि दोनों वेक्टर, पहले तो वेक्टर मत बोलो, वेक्टर बोलो। तो यदि दोनों वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट होने पर वेक्टर मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट होने पर स्केलर मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि यदि दोनों वेक्टर हैं इसलिए थर्ड पार्ट भी वेक्टर ही होगा। ये डिपेंड करता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हुआ या डॉट प्रोडक्ट हुआ। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसीलिए जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा।
दैट्स व्हाई टॉर्क इज टेकन एज ए वेक्टर। तो समेशन ऑफ ऑल टॉर्क टेकन एट ए पॉइंट ओ वेयर एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज ए पॉजिटिव। और ये क्या होना चाहिए? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिलेगा, मिलेगा ना? समझ गए? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी अचीव करेगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी अचीव करेगा। वो कोई पॉइंट है जिसके अबाउट सारा टॉर्क का समेशन क्या होगा? टॉर्क या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा, आपके अनुसार देख रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। जनरल कन्वेंशन है, जैसे पॉजिटिव एक्स वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे, नेगेटिव एक्स वाले को नेगेटिव मानेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस का मोशन होगा तो बॉडी का अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। नेगेटिव एक्ट वाई में होगा तो दैट विल बी टेकन एज ए नेगेटिव। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसको राइट डाउन कीजिए, ये कंप्लीट करेगा। क्या? हेडिंग दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक बॉडी। किस बॉडी को इलास्टिक बोलेंगे? यदि आपके पास रबड़ है और यदि मान लीजिए एक लोहे का रॉड है, आयरन रॉड है, और एक तरफ आयरन रॉड है और एक तरफ रबड़, दोनों में इलास्टिक बॉडी कौन सा होगा? आयरन रॉड होगा। हाँ, क्या? फोर्स लगाने के बाद रिलीज करेंगे तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को कौन सा गेन कर पाएगा? आयरन रॉड कर लेगा, रबड़ नहीं कर पाएगा। आप लोग बताइए, बोलो। हाँ, रबड़। रबड़ इलास्टिक बॉडी होगा या आयरन रॉड होगा? हाँ, क्यों? कौन सा? ये 11th वाला ही क्यों है? मतलब आम भाषा में कहें, अपनी भाषा में तो काहे। बताइए आपको क्या, आपका आईक्यू लेवल क्या कहता है, क्यों है? आयरन रॉड एक इलास्टिक बॉडी है rather देन रबड़, क्यों? अपने शेप एंड साइज को रिगेन करना। हाँ, ठीक है। हाँ, तो रबड़ जो है, मान लीजिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स हम बॉडी पे लगाएंगे, रिलीज करेंगे फोर्स, तो बॉडी अपने शेप एंड साइज को, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को यदि रिगेन कर लेगा तो जो प्रॉपर्टी जिस बॉडी में होगा उस बॉडी को इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, छोटा सा भी, मान लीजिए 10% उसके अंदर रिफॉर्मेशन रह जा रहा है, 10% रिफॉर्मेशन रह जा रहा है, मतलब बॉडी अपने शेप एंड साइज को फिर से रिगेन नहीं कर पा रहा है। 90% कर ले रहा है लेकिन 10% नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। समझ गए? इलास्टिक बॉडी ऐसा बॉडी कहलाता है जिस पर फोर्स लगाने के बाद वो उस पर शेप एंड साइज चेंज होता है, फोर्स रिलीज करने के बाद अपने ओरिजिनल एग्जैक्ट शेप एंड साइज को वो अचीव कर लेता है। ठीक है, इसमें भी बहुत लंबा कहानी है। कहानी क्या है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद फोर्सेस का मैग्नीट्यूड यदि बढ़ाएंगे तो एक सर्टेन लिमिट के बाद बॉडी का शेप एंड साइज जो चेंज हुआ है वो परमानेंट हो जाता है। उसके बाद बॉडी को फोर्स हटाने पर, रिलीज करने पर बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता है। इलास्टिक बॉडी भी, तो वो अलग लिमिट है, वो यील्ड लिमिट कहलाता है, फिर इलास्टिक लिमिट कहलाता है। उसके बाद बॉडी प्लास्टिक बॉडी की तरह रिलेट अपने आप को बिहेव करता है। प्लास्टिक बॉडी किसको कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी जो प्लास्टिक का बना होता है। बोलिए, बोल दीजिए, हम सह लेंगे। बहुत सहा है मैंने अपने जीवन में, इसको भी हम सह लेंगे। बोलिए, इलास्टिक बॉडी इलास्टिक का बना होता है। बोलिए,
चलिए आइए कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी पे आते हैं। देखिए यहां ध्यान से, मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं आर्बिट्री शेप का एक बॉडी है, इसका एक पॉइंट ये है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी। ध्यान समझिए, थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। अब यहां पर इस बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस डी है। याद कीजिए, ऐसा हम लोग डायग्राम पहले भी बनाए हैं। जब हम रोटेशन मोशन में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर इलास्टिक बॉडी पढ़ रहे हैं। तो रिजिड बॉडी और इलास्टिक बॉडी में एक मेजर डिफरेंस किस बात का है कि इलास्टिक बॉडी में फोर्स लगने पर उसके शेप एंड साइज में चेंजेस आता है, लेकिन यदि रिजिड बॉडी है तो एक्सटर्नल फोर्स लगने पर उसके शेप एंड साइज में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए एक सर्टेन अमाउंट के बाद हम बढ़ाएंगे तो टूट जाएगा, लेकिन शेप एंड साइज में चेंज नहीं आएगा। इसका छोटा सा एग्जांपल हम लोग बात करें, जिस चीनी मिट्टी के कप में हम लोग चाय पीते हैं या चीनी मिट्टी का कोई भी सामान है, कोई भी ऐसा प्लेट वगैरह भी है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, वो एलोंगेट नहीं करेगा। या यदि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए उसको डिफॉर्म करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, तो कंप्रेस नहीं होगा। एक सर्टेन लिमिट, थोड़ा सा बढ़ाएंगे उससे ज्यादा फोर्स तो क्रैक कर जाएगा। समझ गए? ऐसे मटेरियल को हम लोग अलग तरीके से नाम देते हैं, जिसको ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया इस डायरेक्शन में, F बराबर सपोज 2000 किलो न्यूटन का। 2000 किलो न्यूटन बहुत छोटा सा फोर्स है या बड़ा फोर्स है? बोलो ये। 2000 किलो न्यूटन फोर्स लगा, तो जिसके कारण ये बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज आया। मान लीजिए कि इफ, इसको ऐसा समझ लीजिए कि इफ D इज नॉट चेंज, D चेंज नहीं हुआ तो बॉडी क्या कहलाएगा? बॉडी इज said to be rigid बॉडी। ठीक, और इफ D इंक्रीजेस, D क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। D इंक्रीज किया मतलब A और B के बीच का गैप बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा, यानी D बढ़ा। तो D इंक्रीज किया इस केस में और D डिक्रीज करे इस दोनों ही केस में, बॉडी इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में हमको ये देखना है कि बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज आएगा, रिजिड बॉडी में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या ये बॉडी जनरल इक्विलिब्रियम में है? बॉडी जनरल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब नेट फोर्स बॉडी पे 0 होगा, साथ ही साथ रोटेशनल उसका इक्विलिब्रियम अचीव होगा, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। ठीक है, मान लीजिए इस अमाउंट का फोर्स, एक फोर्स उधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, रोटेट कर जाएगा, वो हो नहीं रहा यहाँ, यानी बॉडी जनरल इक्विलिब्रियम में है। हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें बॉडी जनरल इक्विलिब्रियम में ही होगा। समझ गए? तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख सकते हैं। तो इसको राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में उसके, जहां हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरह बता सकूं जैसे मेरे एक ही डायग्राम से 3-4 कॉन्सेप्ट। मेरे जो सर थे उन्होंने एक ही डायग्राम से पूरा का पूरा मैकेनिक्स पढ़ाया था। पूरा ये इसका मैकेनिक्स मतलब क्या बोले, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एक ही डायग्राम से सब बता दिया था, क्योंकि वो दिग्गज लोग हैं। हाँ हाँ, वो 10 घंटा पढ़ते थे और 12 घंटा पढ़ाते थे, 2 घंटा पूजा करते थे, सोते नहीं थे। एसएम कृष्णा नाम है, आप सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। जब वो पढ़ाते थे ना,
400 बच्चों का बैच होता था, जब वो टॉपिक एक्सप्लेन करते थे ना ताली बजता था, 400 बच्चे ताली बजाते थे। और हम वीकेंड बैच पढ़ते थे तो सुबह में 8 बजे से शाम को 8 बजे तक पढ़ा रहे हैं, और उनका वजन 130 केजी वजन था, और पढ़ाते थे 12 घंटा लगातार खड़े होकर के। और उनके एक एक घंटे की जो कीमत थी, मतलब 1 घंटा जो पढ़ाते थे उसमें इंस्टीट्यूट उनको जो पे करता था 1 घंटे का 9,500 रुपए करता था। 12 घंटा उन्होंने पढ़ाया। 3 गाड़ियां रखते थे, मर्सिडीज, BMW और रोल्स रॉयस। SM कृष्णा, सर्च कीजिएगा मिल जाएंगे। जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते थे। इंडिया के टॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स में से एक है वो। ठीक है, आइए देखिए यहां पर ध्यान से, आप यहां की कहानी समझें, अच्छे से समझिएगा, बात को रिलेट करेंगे। ये मैंने जो बनाया है, अभी ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ देखना है, क्योंकि अभी चेंजेस होगा इसमें। अभी ड्रॉ मत कीजिएगा, फिर आप चेंज नहीं कर पाइएगा। ये है रिजिड बॉडी या रिजिड वॉल कह लीजिए। रिजिड वॉल मतलब ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक हम सिलिंड्रिकल शेप का हम एक रॉड इसके साथ अटैच कर दिए। सिलिंड्रिकल शेप का एक रॉड इसके साथ अटैच हुआ है, उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, रॉड का लेंथ जो है दैट लेंथ इज L। ठीक है, रॉड का लेंथ L है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड, अभी लिखिएगा नहीं, ध्यान से देखिए कितना है, A ले रहे हैं। और इन जनरल आप कह सकते हैं ये रेडियस उसका R है, रेडियस R ही रहेगा। ठीक है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्लियर है। अब आप इसके अकॉर्डिंग यहां देख सकते हैं, यहां छोटा सा हम एक डायग्राम बना रहे हैं, मतलब ये रेफरेंस लेवल है, ये हो गया X, दैट इज Y, और ये Z हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को हम X एक्सिस बोल रहे हैं, और इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस को हम लोग Y एक्सिस बोल रहे हैं, और ये जो एक्सिस यहां से होगा इस तरह, दैट इज Z एक्सिस होगा। क्या होगा? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड lie in YZ प्लेन। लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? अरे हाँ ना बोलो। ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, क्या YZ प्लेन जो होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया का प्लेन होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमने किस एक्सिस के लॉन्ग लिया है? X एक्सिस के लॉन्ग लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स P बराबर 300 किलो न्यूटन का हमने लगाया है उसके सेंटर पॉइंट पर। सेंटर पॉइंट कौन सा है? इसका सेंटर पॉइंट को O बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? रॉड तो एक इंच से अटैच है, एक इंच से अटैच है ना रॉड। तो अब यदि एक्सटर्नल फोर्स उसके सेंटर पॉइंट पे O पे लग रहा है, जिस एक्सटर्नल फोर्स के रॉड आगे डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा, क्या अभी हम ये कह सकते हैं कि रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं? हाँ, अच्छा एक चीज बताइए, उधर 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सुनिए ध्यान से, 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसके एक एंड पर, जिस पॉइंट को हम O बोल रहे हैं, यहां वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं O डैश बोल रहे हैं। तो अब O डैश पे जो सरफेस है उसका इधर भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना,
उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे रिजिड वॉल उसको फोर्स किधर लगा रहा होगा, नेगेटिव एक्स में, उतना ही अमाउंट का फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, अब इस बात को समझिए, थोड़ा और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए इनिशियली टी बराबर, ध्यान से समझिएगा, टी बराबर 0 पर पी 0 था, टी बराबर टी टाइम पर पी इंक्रीज हुआ और पी इज इक्वल टू 300 न्यूटन हो गया। बात को गहराई से समझिएगा, इनिशियली एक्सटर्नल फोर्स 0 था, तो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा, बढ़ता 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 टाइम के साथ साथ बढ़ा और 300 न्यूटन तक पहुंच गया, 300 किलो न्यूटन तक पहुंच गया। बहुत हैवी अमाउंट का फोर्स है ये, ठीक है, ये मेटल के लिए जरूरी है इतना हैवी अमाउंट का। तो क्या हुआ, फोर्स लगने से इसके शेप एंड साइज में चेंजेस आएगा ना। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस पर नेट 0 होगा। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि जितना अमाउंट का फोर्स इधर एक्ट करेगा उतना ही अमाउंट का फोर्स उधर एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन फोर्स है। मान लीजिए कि ये सपोज करें कि ये जो एक सेल्फ है ये इसके साथ अटैच है, सेल्फ पर हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं घिसक रहा है, क्योंकि वो ये जो वॉल है इसको अपनी ओर खींच रहा है, तभी तो नहीं जा रहा है। क्योंकि बॉडी का नेट फोर्स हम क्या बात कर रहे हैं, यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तब तक रहेगा जब तक नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन का मैंने इधर लगाया तो वो बैलेंस हो रहा होगा इधर से कहीं, तभी तो ये रुका हुआ है। मान लो ये सिर्फ इसके साथ टच में होता तो खींचा जाता, होता है ना। जैसे कोई भी मान लीजिए कि ये बोर्ड है, जैसे इसको आप ले लीजिए, ये इस पे जस्ट रखा हुआ है, ठीक है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, खींचा इसको, मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो खींचा गया। क्यों, क्योंकि इधर से कहीं इसको अटैचमेंट नहीं था। लेकिन मान लीजिए इधर इसके साथ अटैचमेंट, यदि फेविकॉल से इसको चिपका दें और तब हम इसको खींचे तो फेविकॉल का फोर्स इसको रोकेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स। सेम ऐसा ही कंडीशन यहां पर भी है, यहां पर हमने वेल्डिंग कर दिया है, तो वेल्ड कर दिया तो रिजिड वॉल के साथ वो अटैच हो गया। एक्सटर्नल फोर्स हम जब इधर से देंगे तो वो वॉल जो है वो खींचेगा अपनी तरफ वॉल को, इस रॉड को खींचेगा अपनी ओर। तो ये इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अब क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स खींचने से इसके शेप एंड साइज में चेंजेस आएगा। मान लीजिए ये जो रॉड है वो रबड़ का होता, तो एक्सटर्नल फोर्स खींचने से उसमें शेप एंड साइज में चेंज आता। तो मान लीजिए कि वो इस तरह से डिस्प्लेस हो गया। कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इस पॉइंट को आप दूसरा मान लीजिए, इस पॉइंट को क्यू मान लीजिए। अब रॉड जो है वो एक्सपैंड होकर के उसका जो मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था फोर्स का, वो ओ पॉइंट था, और वो पॉइंट से डिस्प्लेस होकर कहां चला गया, ओ डैश। तो ओ से ओ डैश का लेंथ कितना हुआ, ओ से ओ डैश का दूरी कितना हुआ, डेल्टा एल। यानी कि बॉडी के लेंथ में जो एलोंगेशन हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा एल। अब 2-3 टर्म्स को ध्यान में समझिएगा, 2-3 टर्म्स को धीरे धीरे एलोबरेट करते हैं। पहला टर्म ये है कि व्हेन अ बॉडी इज सिचुएटेड टू एक्सटर्नल फोर्स एंड इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन बॉडी इज सेड टू बी इन डिफॉर्मेशन फेज। बॉडी डिफॉर्मेशन फेज में होगा। डिफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हैं, ये टर्म कैसे डिफाइन होता है, when external force acting on the body and it is responsible to change the shape and size of the body or configuration of the body, then the phenomena is called deformation। वो जो घटना घट रही है उसको हम लोग डिफॉर्मेशन बोलेंगे, क्योंकि वो बॉडी को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में नहीं ला रहा है, वो बॉडी के शेप एंड साइज या कन्फिगरेशन में चेंज ला रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि बॉडी इज डिफॉर्म्ड, तो डिफॉर्मेशन केस आएगा। डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन कब आएगा केस में, व्हेन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। बॉडी किस में आएगा, बॉडी इज इन जनरल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो क्या लिखे, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 एंड ड्यू टू दिस फोर्स the shape and size or
configuration of the body changes। तो ऐसा सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, डिफॉर्म कर गया बॉडी, यानी अपने शेप एंड साइज से अलग हो गया। और डिफॉर्मेशन दो तरह के होंगे, एक पहला होगा एलोंगेशन और दूसरा होगा या कंप्रेशन कह लीजिए, ज्यादा बेहतर है। कुछ मतलब समझ में आया? कभी किसी बॉडी को कंप्रेस्ड होते हुए देखे हैं? जैसे मान लीजिए एलपीजी सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हमने एलपीजी गैस रखा है। अब वो गैस चूंकि अंदर गया, उसको कंप्रेस कर दिया गया, इसलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम दूसरे बॉडी की बात करें, कोई भी दूसरा बॉडी आपके, हम एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग में हम लोग करते भी है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो वॉल दिख रहा है, ये इस वॉल से अलग है। अलग है कि नहीं है? क्या अलग है इसमें? इससे, इस वॉल से इसमें क्या अंतर है? इंजीनियरिंग में हम लोग, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉलम। कॉलम या उसको आम भाषा में पिलर भी बोलते हैं। पिलर है ये क्या कर रहा है कि एक्सटर्नल जो इसके ऊपर में छत है ना, छत का वजन इस पर आ रहा है। ठीक है, तो छत इस पर वजन दे रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, नीचे का सरफेस भी इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मेंबर है या जो कॉलम है वो कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस हो रहा है, इसीलिए इसके शेप एंड साइज में चेंजेस आ सकता है, लेकिन अभी नहीं आ रहा है क्योंकि जितना के लिए डिजाइन हुआ है उससे कम फोर्स उस पर मिल रहा है। जितना के लिए डिजाइन हुआ है उससे कम फोर्स इसको मिल रहा है, इसलिए स्लाइटली कॉम्प्रेस है, जो आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन और फोर्सेस बढ़ाएंगे तो और कॉम्प्रेस होगा, ये और फोर्सेस बढ़ाएंगे और कॉम्प्रेस होगा, एक ऐसा लिमिट आएगा तो उससे ज्यादा बढ़ाने पर ये क्रैक कर जाएगा। ठीक है, और ऐसे फिनोमेना को हम लोग बकलिंग बोलते हैं। आगे जाकर के वो बात की बात है, समझ पा रहे हैं ऑन एन एवरेज बात में जो है। तो जैसे मान लीजिए कि इसी एग्जांपल में ले, ये पेन है, इसको हम फोर्स दे रहे हैं, कम फोर्स दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप को रिस्टोर किए हुए। ज्यादा फोर्स देंगे ये कॉम्प्रेस हो जाएगा या बेंड कर जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्रेशन, मतलब बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल लेंथ का कम होना और क्रॉस सेक्शन एरिया का बढ़ना क्या कहलाता है? कॉम्प्रेशन। एलोंगेशन, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ का बढ़ना और क्रॉस सेक्शन एरिया का घटना कहलाता है एलोंगेशन। तो जैसे यहां पर क्या है कि बॉडी जो ओरिजिनल उसका लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ से उसका लेंथ बढ़ जाएगा और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से उसका घट जाएगा। ये सब कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। जो प्लेन लाइन से लिखा हुआ है, जो डॉटेड नहीं है, वो उसका इनिशियल स्टेट था, और चूंकि फोर्स लगा, एलोंगेशन हुआ, इसलिए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बढ़ेगा। और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि पहले का जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था उससे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा और लॉन्गिट्यूडनल लेंथ घट जाएगा, सो दैट कि टोटल वॉल्यूम दोनों का ही सेम रहेगा। समझ पाए इस बात को? बात समझ गए? तो डिफॉर्मेशन मतलब व्हेन एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी, it if the force is responsible to change the shape and size or configuration of the body, that stage is called deformation। डिफॉर्मेशन दो तरह का, जिसमें हम बॉडी का लेंथ बढ़ सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, और एक कॉम्प्रेशन जिसमें बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ घट जाएगा। समझ गए? तो ये कॉम्प्रेशन, एलोंगेशन। अब आगे बढ़िए, ये लेंथ बढ़ा, ये लेंथ आगे इंक्रीज किया ना, तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे, तो छोड़ेंगे, ये फोर्स यहां ये जीरो कर देंगे, तो ये रॉड फिर से अपने ओरिजिनल शेप पे में आ जाएगा। मतलब डेल्टा एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा एल रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके लेंथ में जो चेंज आया एक्सटर्नल फोर्स के कारण। ठीक है, और जब इसको रिलीज करेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का कारण क्या है इसके? बोलिए। हमको क्या पता, आप ही तो बोले थे।
बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है? ध्यान से, नहीं समझ में आए तो समय ले लीजिएगा, हम फिर से अभी तुरंत बताएंगे। बात को ध्यान से समझिएगा। इसके इस डायरेक्शन में इसको हम लोग एक नाम देते हैं, बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। हर एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इंटरनल है, बॉडी का अपने अंदर का फोर्स है। वो कौन लगा रहा है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स पे लगा रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम एक मॉलिक्यूल है उस बॉडी का, और मेरे बगल में एक मॉलिक्यूल है उस बॉडी का, तो एक्सटर्नल फोर्स लगने से ये मॉलिक्यूल अब मेरे से दूर जा रहा है। हम नहीं चाहेंगे कि इंटरमोलर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि ये मॉलिक्यूल मेरे से दूर जाए, तो हम उसको पकड़ के रखेंगे। तो पकड़ के रखेंगे तो तभी भी ये दूर जा रहा है, हम उसको पकड़ के रखे हुए हैं। तो हम किधर फोर्स लगाएंगे? जिधर ये दूर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, क्योंकि वो इधर शिफ्ट हो रहा है, तो पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको, ताकि ये मेरे साथ ही रहे। तो जब फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो हम जो बॉडी के इंटरनल पार्टिकल हैं वो किधर फोर्स लगाएगा? नेगेटिव एक्स में। इसलिए उसका डायरेक्शन अपोजिट है, और वो हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे लगाएगा, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे लगाएगा, इसलिए सब जगह पर लगेगा। समझ पाए? और ये नहीं चाहेगा कि ये सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे लगा रहा है, वो नहीं चाहता है कि बॉडी का पार्टिकल्स दूर जाए, वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है। इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो वो दूर जा रहा है। ये पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन तभी भी उसको रोक नहीं पा रहा है। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुआ, ये खींच लिया उसको। तो खींच लिया, इसका मतलब बॉडी रिस्टोर कर लिया अपने शेप एंड साइज को। ये प्रॉपर्टी आपको कब नजर आ रही है? जब बॉडी पर फोर्स लग रहा है। और मैंने बोला था कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो भी हैं, वो तब आपको सामने नजर आएंगे जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। मैंने बताया था ना, वही बिहेवियर अभी आपको नजर आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखेंगे, मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखना चाहें, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर इधर तो फोर्स लग रहा है, ये लगा रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल बॉडी जो फोर्स लगा रहा है वो ये है, ठीक है? अब इस क्रॉस सेक्शन पर इस साइड में कौन सा फोर्स होगा? इस साइड में रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जो कि बॉडी का पार्टिकल एक दूसरे पर लगा रहा है। जो नहीं चाहता है कि बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज, मतलब नहीं चाहता कि उससे वो हटे, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन करे। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, ये फोर्स जब अप्लाई होगा तो ये फोर्स नजर आएगा, या ये फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो भी नजर आएगा? ये हाँ, ये साइमल्टेनियसली लगने वाला फोर्स है। मान लीजिए मेरे बगल में जो पर्सन है, मेरा फ्रेंड जो है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम दोनों अपनी जगह पर हैं, हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जब आगे डिस्प्लेस होने लगेगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, सो दैट कि हम इसको एक्सटर्नल फोर्स करें, हम इंटरनल फोर्स लगाएंगे सो दैट कि इसको पोजीशन को रिस्टोर कर सके। ये बिहेवियर होता है किसी भी मेटल का, स्पेशली मेटल का। समझ गए? इसको लिखिए और पॉइंट्स लिखाते हैं, लंबा लंबा लिखिए, मन लगा के पॉइंट्स लिखिए। समझ में आया? हाँ, पूछ देंगे कल। क्या हो तुम लोग, हंस क्यों रहे हो? खड़ा कर देंगे फिर। हाँ हाँ, जस्ट अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक और पॉइंट लिख लीजिए, एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली, एक्सटर्नल फोर्स here increases gradually, and delta L be the final
change in length. Delta L be the final change in length. Final change in length.